हाय गाइस, मैं हूं महमूद अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 10th लेसन 8 वन स्टेप अहेड, एक कदम आगे। जनरल इंग्लिश एमपी बोर्ड का लेसन है और लिखा गया है बहुत ही महान शख्सियत के द्वारा, हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम था। उनके द्वारा ये पाठ लिखा गया है। वास्तव में ये उनके ऑटोबायोग्राफी, उनकी जो आत्मकथा उन्होंने स्वयं ने लिखी थी, विंग्स ऑफ फायर, अग्नि की उड़ान या अग्नि के पंख, उससे लिया गया है, उसका एक अंश है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में जो बेल आइकन का निशान है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम देखते हैं स्टोरी क्या है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरी स्टोरी सुनाने से पहले 1 मिनट में आउटलाइन बता देता हूं कि वास्तविक स्टोरी क्या है। इस अंश में उन्होंने अपने करियर के बारे में बताया, उनकी यात्रा जो एक ट्रेन से वो दिल्ली तक करते हैं, रास्ते में जो दृश्य आते हैं उनका कुछ वर्णन है। साथ ही वो दिल्ली DTD एंड P एयर का जो इंटरव्यू देने गए थे उसके बारे में बताते हैं और उसके बाद वो वहाँ से देहरादून जाते हैं एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड के लिए, और उसके बाद उनका चयन नहीं होता और वो किस तरह से निराश होकर के शिवानंद आश्रम जाते हैं और वहाँ उनको किस प्रकार की सांत्वना मिलती है, ये सब कुछ इस स्टोरी में बताया गया है। स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। डॉक्टर कलाम रेल के डिब्बे में बैठे हुए हैं और बहुत तेजी से जो है रेल आगे बढ़ रही है। वो देखते हैं धान के खेत लगे हुए हैं जिस क्षेत्र से वो चलते हैं। आप जानते हैं कि डॉक्टर कलाम खासतौर से रामेश्वरम से हैं, तो जब दक्षिण भारत से वो ट्रेन से चलते हैं तो देखते हैं काफ़ी धान के खेत लगे हुए हैं और धान के खेतों के बीच बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो कोई बहुत ही सुंदर पेंटिंग बनाई गई हो। लोगों ने चमकीले रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए हैं, ग्रामीण महिलाएं जो है वो काम करते हुए दिखाई दे रही हैं और ऐसा लगता है कि कोई सुंदर पेंटिंग बनी हुई है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं खिड़की से चिपका रहा, अर्थात खिड़की के पास ही बैठा रहा और सब कुछ देखता रहा। एक प्रकार की लय और शांति थी, नदियाँ बहती हुई दिखाई दे रही थी रास्तों में, महिलाएं अपने काम कर रही थी और बीच बीच में कभी कोई बच्चा ट्रेन की तरफ, बढ़ती हुई ट्रेन की तरफ अपना हाथ हिलाता और नमस्कार करता। इस तरह से बहुत ही सुंदर दृश्य था उन खेतों का। डॉक्टर कलाम आगे बताते हैं, आगे जब ट्रेन बढ़ती है तो उनके मन में विचार आता है। ये एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वो अपने भारत के इतिहास के बारे में बताते हैं, तो उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो भूदृश्य जो है, हमारा जो भौगोलिक वातावरण है वो बदलता जाता, तेजी से परिवर्तित होता है। गंगा नदी के संपन्न और जो उपजाऊ मैदान थे और उसमें बहुत सारी सहायक नदियाँ, इनने जो उपजाऊ क्षेत्र बनाया था उसके कारण हमारे देश के ऊपर बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे उपद्रव हुए। अर्थात बहुत उपजाऊ और संपन्न क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विदेशियों के द्वारा आक्रमण किए गए। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व जो है दूर से उत्तर पश्चिम के रास्तों से, पर्वतीय दर्रों से गौर वर्ण के लोग, जिन्हें हम आर्य कहते हैं, वो समूह आए। इसके बाद 10वीं शताब्दी में जो है बहुत सारे मुसलमान राजा यहाँ पर आए और उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ इतना घोल मेल कर लिया, इतना मेल मिलाप कर लिया कि वो भारत के ही अभिन्न अंग बनकर रह गए। एक के बाद दूसरा साम्राज्य आता चला गया, एक डायनेस्टी के बाद दूसरी डायनेस्टी, यानी एक साम्राज्य जब पतन हो जाता तो कोई दूसरा साम्राज्य आ जाता। इसी तरह से धार्मिक विजय भी चलती रही, अलग अलग धर्म के अलग अलग समय में जो है प्रचार प्रसार होता रहा। परंतु इन सारी अवधि के दौरान जो कर्क रेखा के दक्षिण का भारतीय भाग है, जो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के ढाल के पीछे जो छिपा हुआ है, अछूता और सुरक्षित रहा। अर्थात इस क्षेत्र में जो आक्रमणकारी थे वो उन्होंने ज़्यादा प्रवेश नहीं किया।
नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी, इन सब नदियों ने मिलकर के एक ऐसा जाल बुना कि उस प्रायद्वीप को, दक्षिण क्षेत्र को बिल्कुल सुरक्षित बना दिया और इस क्षेत्र में ज़्यादातर आक्रमणकारी प्रवेश नहीं किए। फिर डॉक्टर कलाम बताते हैं, इसी तरह से मेरी ट्रेन जो है मुझे दिल्ली ले आती है। मैं दिल्ली में लगभग 1 सप्ताह रुकता हूँ। ये महान सूफी संत, दिल्ली जो है महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शहर के नाम से जाना जाता है। और मैं यहाँ पर DTD&P यानी डायरेक्टोरेट टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन अर्थात तकनीकी विकास एवं उत्पादन संचालनालय या निर्देशालय में यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आया था। मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। प्रश्न बहुत ही सामान्य रेगुलर टाइप के थे और मेरे विषय का जो मेरे को ज्ञान था उसको चुनौती नहीं दे सके, अर्थात कोई बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं पूछे गए जो मुझसे नहीं आए, बहुत आसान प्रश्न थे मेरे लिए। फिर मैं वायुसेना, ये जो DTD&P दिल्ली, यहाँ पर डॉक्टर कलाम आए थे DTD दिल्ली में इंटरव्यू के लिए। और उसके बाद यहाँ पर उनका साक्षात्कार हुआ था। अच्छा किया उन्होंने साक्षात्कार। इसके बाद यहाँ से वो कहाँ जाते हैं? देहरादून वायुसेना चयन यानी एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड के सामने प्रस्तुत होते हैं। यहाँ देहरादून में आपके देहरादून एयर फोर्स सिलेक्शन बोर्ड पहुँचते हैं डॉक्टर कलाम। यहाँ पर जो है उनका इंटरव्यू लिया जाता है। वास्तव में यहाँ 25 लोगों का चयन हुआ था, उसमें से मतलब इंटरव्यू के लिए 25 लोगों का चयन हुआ था, उसमें से 8 लोगों को चुना जाना था, लेकिन डॉक्टर कलाम का उसमें नंबर 90 पे आता है, अर्थात मेरी लिस्ट जो फाइनल होती है उनका नंबर 90 पे आता है। वो बताते हैं कि यहाँ खासतौर से शारीरिक स्वास्थ्य और जो अभिव्यक्ति है उसको ऊपर, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर जो है इंटरव्यू चल रहा था, उस पर लोग फोकस कर रहे थे। और आप जानते हैं डॉक्टर कलाम की पर्सनालिटी शारीरिक स्वास्थ्य के हिसाब से वो उतने परफेक्ट नहीं थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त थी। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि मैं बड़ा उत्सुक था लेकिन घबराया हुआ भी था, मैं बड़ा दृढ़ संकल्पित था लेकिन चिंतित भी था, मुझे पूरा बिलीव कॉन्फिडेंस था लेकिन फिर भी मुझे टेंशन था। और जब लिस्ट फाइनल हुई तो मेरा नंबर 90 नंबर पर आया। मैंने अपने आप को बड़ी मुश्किल से घसीटते हुए खड़े चढ़ाव के सहारे बड़ी मुश्किल से, नीचे एक झील थी वहाँ पर अपने आप को लेकर, अर्थात बहुत दुखी और निराश होते हैं और लड़खड़ाते कदमों से वो नीचे जो एक झील है वहाँ पहुँचते हैं। अब वो समझ गए थे कि आने वाला समय उनके लिए बड़ा कठिन होगा। उन्होंने सोचा कि मेरे पास कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके मुझे उत्तर चाहिए, अर्थात मेरे कैरियर को लेकर के। वो उन्होंने सोचा कि अब मुझे एक बढ़िया कार्य योजना बनानी पड़ेगी और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें सोचते सोचते वो ऋषिकेश तक पहुँचे। फिर बताते हैं कि मैंने गंगा में स्नान किया और थोड़ी ऊंचाई पर एक स्थित मंदिर है शिवानंद आश्रम, देखिए शिवानंद आश्रम है यहाँ गंगा नदी में। ये शिवानंद आश्रम और डॉक्टर कलाम ने जो है गंगा नदी में यहाँ पर स्नान करके और शिवानंद जी जो हैं उनसे मिलते हैं। बहुत सारे साधु यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। यहाँ डॉक्टर कलाम आते हैं, बताते हैं कि मैं शिवानंद जी से मिला और उनके अपीयरेंस के बारे में क्वेश्चन भी है आपको। उनका अपीयरेंस के बारे में बताया कि वो एक बिल्कुल बर्फ़ जैसी सफ़ेद धोती पहने हुए थे, चादर ओढ़े हुए थे और उन्होंने लकड़ी के खड़ाऊ अर्थात लकड़ी की बनी हुई चप्पल पहने हुए थे और वो भगवान बुद्ध के समान बिल्कुल शांत और स्थिर नज़र आ रहे थे। उनका जो त्वचा का रंग था वो बिल्कुल जैतून एक पेड़ होता है, ब्राउन कलर का समझ सकते हैं, उस तरह का था और उनकी आंखें बड़ी ही शार्प, भेदक और काली आंखें थी। मैं बिल्कुल हतप्रभ होकर उनको देखता रहा। उनकी मुस्कुराहट बिल्कुल बच्चों जैसी मासूम मुस्कुराहट थी। उन्होंने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया। स्वामी जी को मैंने अपना परिचय दिया। उन्होंने जब मेरा मुस्लिम नाम सुना तो उसके ऊपर उनके कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले उन्होंने मुझसे अपने दुख का कारण पूछ लिया। उन्होंने ये कैसे जाना कि मैं दुखी हूँ? ना तो उन्होंने इसका स्पष्टीकरण दिया और ना ही मैंने इसके बारे में उनसे कुछ पूछा। लेकिन डॉक्टर कलाम बताते हैं कि मुझे पता था। ऐसे बहुत सारे साधु होते हैं, ऐसे आत्मज्ञानी लोग होते हैं जो आपके मन की बात को जान लेते हैं, आपके निराश मन को जो है
वो प्रसन्नचित्त कर देते हैं और आपके दुख दर्द को दूर कर देते हैं। डॉक्टर कलाम आगे बताते हैं, मैंने उन्हें अपनी भारतीय वायुसेना में जो कमीशन्ड ऑफिसर या सरल शब्दों में कह दें विमान चालक की जो उनकी इच्छा थी बहुत लंबे समय से कि वो एक पायलट बने, उसके बारे में बताया कि मैं उस पद के लिए आया था लेकिन मुझे चुनाया नहीं गया, मेरा नंबर 9 था, केवल 8 लोगों का चयन हुआ। तो बड़े मुस्कुराते हुए वो जवाब देते और मेरी सारी चिंताओं को समाप्त कर देते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, बहुत ही धीमे परंतु बहुत ही गहरे गंभीर स्वर में कहते हैं, कामना में जब वो आत्मा से आती है, जब वह पवित्र और गहरी होती है, तो उसमें भयंकर विद्युत तरंगें, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा प्रत्येक रात्रि को आकाश में उत्सर्जित हो जाती है जब मन सुप्त अवस्था में होता है। प्रत्येक सुबह वह अंतरिक्ष तरंगों के साथ अधिक शक्तिशाली बनकर हमारी चेतना को लौटाती है। जिसका बिंब बनाते हैं वह निश्चित ही और आवश्यक रूप से अवतरित होता है। युवक, डॉक्टर कलाम को संबोधित करते हुए कहते हैं, युवक तुम उसी प्रकार इस शाश्वत वचन पर विश्वास कर सकते हो जिस प्रकार सूर्योदय और बसंत की शाश्वत अटूट घटनाओं पर विश्वास करते हो। अर्थात जिस तरह से रोज हर अंधकार के बाद रात के बाद सूर्योदय होता है, इस तरह से हर साल बसंत आता है, इस तरह से तुम भी विश्वास कर सकते हो कि ये सब चीजें अटल सत्य है जो मैंने बताई। सरल शब्दों में कहें तो डॉक्टर कलाम को उन्होंने ये कहा था कि अपने आप के अपने भाग्य को स्वीकार करो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। भगवान की इच्छा के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। तुम्हारी नियति में वायुसेना का पायलट बनना नहीं लिखा है। जो कुछ तुम्हारे भाग्य में लिखा है वो इससे कहीं ज्यादा और बढ़कर है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं है, परंतु वो पूर्व निश्चित अवश्य है, वो तुम्हें अवश्य हासिल होगा। इस असफलता को भूल जाओ क्योंकि यह तुम्हारे निर्धारित मार्ग को ले जाने के लिए आवश्यक थी। अर्थात हम ये कह सकते हैं, फेलियर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। आप जानते हैं आगे चल करके डॉक्टर कलाम हमारे भारत के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बनते हैं, मिसाइल मैन के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जिन्होंने भारत को परमाणु बम बनाने की क्षमता प्रदान की। तो यदि वो एकमात्र पायलट बनकर रह जाते तो ये सब कुछ नहीं हो पाता। इसी की ओर इशारा करते हुए स्वामी जी ने उनसे उस समय कहा था। तो वो उनकी राय को मान लेते हैं। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि फिर मैं दिल्ली लौट आया, जो वहाँ पहले इंटरव्यू देके गए थे, DTD&P। DTD&P को DTDP भी कहा जाता है। और जब उन्होंने अपने इंटरव्यू के बारे में जानकारी ली जो उन्होंने दिया था, तो उनको उनका अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया। अगले दिन जो है उनको ज्वाइनिंग करनी थी। उनकी तनख्वाह 250 रुपये प्रति माह थी मात्र, और उनको जो पद दिया गया था वो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पद दिया गया था, यानी वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का पद उनको प्रदान किया गया था। ये सब घटना 1958 की है। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि मैंने सोचा कि यदि यही मेरा भाग्य है तो ठीक है, मैंने उसको स्वीकार कर लिया और अंत में मुझे बहुत अधिक मानसिक शांति मिली। और जो मुझे वायुसेना में पायलट बनने का जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हो सका। अब उस सपने के प्रति मेरी कोई कटुता नहीं थी, कोई अप्रसन्नता या कोई दुख नहीं था, मैं प्रसन्न था। और इसी के साथ ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। डियर स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के कुछ हाइलाइट्स यानी मुख्य बातों को मैंने अगली 2 स्लाइड में इंग्लिश और हिंदी में भी लिखा है। आप प्लीज समय निकालकर इसको भी जरूर देखें। ये इसके लगभग 10-15 जो मुख्य बातें हैं शार्ट में आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी। ये इंग्लिश में है और नेक्स्ट स्लाइड हिंदी में है, देखें। उसका सारे आपके 15 पॉइंट का यहाँ पर हिंदी लिख दिया गया है। एक सरसरे तौर पर अच्छे से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।